डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं साइंस का सॉल्यूशन सेट 2 का। इससे पहले हमने सेट 1 का जो है आपका 10th क्लास का साइंस का और सभी सब्जेक्ट के जो है सेट 1 के हमने डाल दिए हैं। अब आपका जो है हिंदी का भी डाल दिया है हमने सेट 2 का, और इंग्लिश का भी डाल दिया है। ठीक है, उनको देख सकते हैं आप। और ये है आपका साइंस का। तो चलिए देखते हैं इसमें सारे क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए टोटल। और मैं साथ ही साथ बता दूं आपको कि आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आपको पीडीएफ का पासवर्ड पता चल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। और बार बार में कमेंट करके अपना टाइम वेस्ट ना करें और हमारा भी ना करें, ताकि मैं कहता हूँ आप वीडियो को प्यार से समझ के देखें ताकि आपको जो पासवर्ड है वो पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, तो हमेशा वो इरेक्ट होगा, सीधा होगा। इसके बाद में हम बात करें लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ट्वेल्थ में भी जैक बोर्ड के 12th क्वेश्चन पेपर फिजिक्स में भी पूछा गया है। डायप्टर है, इसका आंसर डायप्टर होगा। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। द कलर पोर्शन ऑफ आई इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब ऋण आवेश होता है। ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, और जो कि 12th क्लास के अभी मॉडल पेपर 1 आया था फिजिक्स को, जब मैंने सॉल्व किया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सेकंड मॉडल पेपर उनका जो आया था उसमें भी आपका कूलम्ब वाला पूछा गया था। तो द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द कूलम्ब प्रेजेंट ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, चार्ज उसके ऊपर। उसके बाद में ओम का मात्रक है। द यूनिट ऑफ ओम इज, तो प्रतिरोध का किसका मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इसके आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी। तो डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन मतलब है कि किसी भी चीज़ के टुकड़े टुकड़े हो करके उसका मतलब ख़त्म हो जाना उसको। ठीक है, डिकम्पोज कहते हैं उसको, जैसे हम लोग कचरे को डिकम्पोज करते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जल में घुलनशील क्षारक कहलाता है, क्या कहलाता है, तो उसको क्षार कहते हैं। नेम ऑफ द बेस सॉल्युबल इन वाटर इज एल्काली। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आठवें क्वेश्चन की बात करें तो अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है ये बताना है। तो अम्लीय का होता है 7 से कम, लेस देन 7। और जिसका 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और जिसका 7 से ज़्यादा होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। सॉरी, आपका एसिडिक नहीं, वो आपका दूसरा जो होता है वो हो जाएगा, एसिडिक नहीं होगा। एसिडिक तो आपका लेस देन 7 होता है। ठीक है, एसिडिक लेस देन 7 होता है, वो आपका अल्काली हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन की, तो नाइन्थ क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। तो पारा इसका सही आंसर है। मरकरी जो है कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड जैसा होता है, यानी कि आपके पानी जैसा होता है। उसको आप पकड़ भी नहीं सकते, अगर आपके सामने रखा है तो आपके हाथ से फिसल जाता है। उसके बाद में अगर हम 10वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से असंत्र अस असंतृप्त हाइड्रोजन है। तो कौन सा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये आपको बताना है। हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन बोल दिया था, माय मिस्टेक। तो इसका आंसर है C2H4। C2H4 जो है असंतृप्त हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोकार्बन है, यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद में फिलिप्स की बात करेंगे तो फिलिप्स में आपका है, जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसे अवतल लेंस का व्यवहार करना चाहिए। यानी कि जो दूर कुछ चीज़ों को नहीं देखता है उसको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, याद रखेंगे आपके जो साइंस में निकट की दृष्टि का मतलब हो गया निकट का नहीं देखना, दूर का दिखना। दूर का मतलब परेशानी होना, दूर की चीज़ें उसको नहीं दिखती हैं। निकट का अगर प्रॉब्लम है तो, और दूर का अगर प्रॉब्लम है तो पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं, उल्टा होता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो किस लेंस का ये उपयोग करेगा, कॉनकेव का। चालक में बहने वाली धारा विभवांतर कहलाती है, यानी कि विभवांतर कहलाती नहीं है, विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कि द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद में उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात घट जाता है। ठीक है, रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूसेस और हाइड्रोजन जो है वो बढ़ता है। ठीक है,
H आयन गेन करता है और O आयन जो है उसको नेग्लेक्ट करता है, रिड्यूस करता है। 14वें क्वेश्चन की बात करें तो आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक होते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक यानी कि जो आयरन कंपाउंड होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। आपने देखा होगा लोहार जब लोहे को गर्म करता है तो वो लाल हो जाता है लेकिन जल्दी पिघलता नहीं है, तो उनका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 1300 के आसपास। इसके बाद में आ जाए हम तो 15वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया मोटर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगर आप दूसरा मिरर लगा देंगे, उत्तल की जगह अवतल लगा देंगे, तो गाड़ी आपकी कभी उल्टी दिखाई देगी और कभी डिस्टेंस कम होगा तो सीधी दिखाई देगी, कभी बड़ी दिखाई देगी, कभी छोटी दिखाई देगी। लेकिन इस दर्पण में वो आपका जो है ड्राइवर को पीछे बहुत बड़ा जगह भी दिखाई देगा और साथ साथ में प्रतिबिंब छोटा भी दिखाई देगा, और वो कम से कम आपके जो शीशे में दिखाई दे रहा है उससे दुगनी दूरी पर वो दूर रहता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इसका इंग्लिश में भी आंसर लिखा हुआ है, बिकॉज दे प्रोवाइड ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू एंड इमेज इज अपराइट। ठीक है, इसके आगे की बात करें संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो यदि किसी रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की परमाणु संख्या समान हो तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। यानी कि द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन वेयर द मास ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो इसका अगर हम एक एग्जांपल देना चाहें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है ये रिएक्शन लिखा हुआ है, आप इसको कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे जो है ये अनबैलेंस्ड है और इसको बैलेंस करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन इस साइड में 2 ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर यही दिक्कत है इसमें इसमें आप देख रहे हैं, जैसे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। अगर 2 ऑक्सीजन इधर हुए हैं तो 2 ऑक्सीजन इधर होने चाहिए, तो यहाँ पर बैलेंस किया हुआ है। फिर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लाने के लिए कॉपर डबल हो जाएगा, तो कॉपर को भी डबल करना पड़ेगा। आगे बात करें वाट बैलेंसिंग का इक्वेशन का वीडियो में बना दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करें, और उसका एक ट्रिक दे दूंगा जिसमें आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। व्हाट इज़ द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, तो इसको हम क्या कहते हैं, जब वो पावर ऑफ एकोमोडेशन को निकालने के लिए पुतलियों की जो है वहाँ पर उनके अंदर थोड़ी सी छेड़खानी की जाती है, उनके लेंस को एडजस्ट किया जाता है। यानी कि नेत्र के लेंस की क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन इज एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के बाद में नियर और फार के ऑब्जेक्ट्स को देखने वाला जो है वही उसकी एबिलिटी है। अब आ जाते हैं हम 18वें क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा गया आपसे जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार जो है अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है क्योंकि उसमें H+ आयन जो है वो अलग रहते हैं। ठीक है, वो उसी की वजह से, यानी कि बिकॉज एसिड्स डू नॉट डिजॉल्व टू प्रोड्यूस H+ आयन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर हम आगे बात करें ताज़े दूध का pH 6 होता है, दही बनने के बाद इसके pH में क्या परिवर्तन आएगा ये बताना है फ्रेश मिल्क का। तो यहाँ पे जब ताज़ा दूध दही में बदल जाता है तब pH कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दही अधिक अम्लीय होता है और अम्लीय चीज़ों का pH कम होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है जिसका pH कम होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, द pH वैल्यू ऑफ मिल्क इज़ 6 सिंस इट इज़ एसिडिक, क्योंकि एसिडिक है। और व्हेन द मिल्क इज़ कन्वर्टेड इन कर्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड इज़ फॉर्म्ड विच इज़ मोर एसिडिक इन नेचर, देयरफॉर pH वैल्यू ऑफ द मिल्क इज़ रिड्यूस एंड टर्न टू कर्ड। इसके आगे की बात करें हम तो 19वां जो क्वेश्चन है इसमें विद्युत हीटर का तापीय अवयव किस पदार्थ का बना होता है और क्यों, ये बताना है। हीटिंग एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर का किस मटेरियल का बना होता है और क्यों बना होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है, नाइक्रोम का बना होता है ये। और निकल जो है, नाइक्रोम जो है निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु है, ये अणुचुंबकीय के गुण वाली होती है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग जो है प्राय प्रतिरोध का को जो है बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर इंग्लिश में देखें तो मोस्ट रेजिस्टिव हीटिंग एलिमेंट है और इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है, इसका नाम नाइक्रोम है।
इसके आगे की बात करें और ऑप्शन में, तो इसी में पूछा गया था ओम के कथन में ताप क्यों अचर रहता है, कि जो ओम का नियम है उसके कथन में नियम में ताप को यानी टेम्परेचर को क्यों कांस्टेंट रखा गया है। तो क्योंकि हर वस्तु का जो है अपना अपना ताप होता है, वो किसी भी ताप पे अपने प्रकृति को बदल सकती है। तो ओम के नियम में ताप अचर रहता है क्योंकि किसी भी धातु का प्रतिरोध तापमान में परिवर्तन के साथ भिन्न हो सकता है। कोई भी चीज़ गर्म करोगे तो उसकी प्रकृति है जो चेंज होती रहती है। यही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसके बाद में विरंजक चूर्ण के दो महत्वपूर्ण उपयोग आपको बताने हैं, तो उसको हमने नीचे लिखा है, आपको दिखा दूंगा मैं। यहाँ पे देखिए आप, नीचे लिखा गया है, ये रहा। इसका उपयोग आपका विरंजक कॉटन टेक्सटाइल उद्योगों में और लिनन और लॉन्ड्री के विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयोग होता है। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण के रूप में उपयोग होता है, और यह जल को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करके जो है पानी में भी डालते हैं। इसको क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी ये होता है, और न सिकुड़ने वाले ऊन बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। ये सारे उपयोग हैं इसके इंग्लिश में भी यहाँ पर यूजेस सेम एज इट इज लिखे गए हैं। ठीक है, उसके आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट पूछा गया है निम्नलिखित अम्ल के प्राकृतिक स्रोत लिखने हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज लिखने हैं। तो इसमें आपका मैथेनोइक अम्ल, जिसको फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, ये लाल चींटियाँ या बिच्छू के डंक से मिलता है। और टार्टरिक अम्ल जो है इमली और अंगूर इसके जो है प्राकृतिक साधन है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है रेड आंट एंड स्कॉर्पियो, और इधर टर्मिंड ग्रेप्स एंड एप्पल्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो टार्टरिक एसिड देती हैं और मेथनोइक एसिड देती हैं। इसके आगे बात करते हैं हम। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, तो बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर कितना होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण रेखा आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका इंग्लिश वर्जन भी सेम है, मैंने बस इसको हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर। तो क्या करना है आपको पता होगा कि कॉनकेव मिरर का जो प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज जब बनाएगा, यानी कि एक अवतल दर्पण वस्तु का सीधा प्रतिबिंब तभी बनाएगा जब वस्तु को पोल और फोकस के मध्य रखा जाए। पोल और फोकस यानी पी और एफ के बीच में रखा जाए। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं हम। तो इससे क्या हो जाएगा, पोल और फोकस के मध्य की दूरी, यानी कि जो पोल और फोकस के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, फोकल लंबाई के बराबर हो जाएगी। फोकल लंबाई आपके पी और एफ के बीच की होती है, तो उसी को हम बोल सकते हैं पोल द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज फोकल लेंथ, जो कि कितना है 15 सेंटीमीटर। यानी कि हमें ऑब्जेक्ट को कितना रखना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर से कम। तो हैंस द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस लेस देन 15 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि वस्तु को 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर दर्पण के सामने रखा जाए, तो वहाँ पर जो है रेंज मिल जाएगा हमें। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जो है वस्तु की दूरी सीमा जो है वो कितनी हो जाएगी, 15 से कम, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में नाउ नेचर ऑफ द इमेज कैसा हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे हम पोल और फोकस के बीच में कॉनकेव मिरर के, तो वो हो जाएगा वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज, यानी कि आभासी, सीधा और बड़ा। ठीक है, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, उसका डायग्राम जो है इसमें देखिए, यहाँ पर हम ये आपका पी और एफ के बीच की दूरी है, और वस्तु का हमने यहाँ प्लेस किया हुआ है, कहीं भी बीच में या कहीं भी दूर, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। और इसकी इमेज जो बनी हुई है ये वस्तु से बड़ी बनी हुई है, सीधी बनी हुई है। ठीक है, यही चीज़ इसकी है, और आभासी है क्योंकि दर्पण के पीछे बन रही है, तो ये आभासी हो जाएगी। ठीक है, अगर सामने बनती तो इसका रियल इमेज फॉर्म होता। आगे बात करते हैं, इस इमेज के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि कौन सी इमेज कैसे बनाते हैं। आगे बात करते हैं, और ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वर्ग का त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने रखा हुआ है। उत्तल दर्पण है, यानी कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जो है आपका इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है आपका, फाइंड पोजीशन करना है, इमेज और नेचर और साइज़। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको यू दिया हुआ है। यू हमेशा आप नेगेटिव लोगे, क्योंकि आपका जो मिरर है वो आपका कैसा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मिरर जो है ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण में यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं। उसके बाद में एच ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो गिवन है वो आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद में रेडियस जो आपका कॉन्वेक्स मिरर का है वो प्लस में लेते हैं हम, तो यह +30 हो जाएगा। और इसका जो फोकस निकालेंगे R/2 होता है, तो 15 सेंटीमीटर निकल जाएगा। कॉन्केव यो उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है।
अब इसी फॉर्मूले से हम 1/v की वैल्यू को निकाल सकते हैं, इधर से उधर पक्षांतरण यानी कि ब्रैकेट के यानी कि इक्वल्स टू के इधर उधर ले जाएंगे इसको। और हमें v की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमारे पास u की वैल्यू है और आपके पास f की वैल्यू है। f आपके पास है, u आपके पास है, तो v निकल जाएगा। तो v जो हमारा आ रहा है 8.57 सेंटीमीटर। तो इमेज इज़ फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8.57 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, दस इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कि प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के पीछे 8.7 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा, अतः ये आभासी और सीधा होगा, ठीक है। इरेक्ट होगा यानी कि वर्चुअल होगा। इसके बाद में इसका मैग्नीफिकेशन निकाले तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है -v/u। तो हमारे पास v की वैल्यू अभी निकाली थी, u हमारे पास गिवन है, हम इसको रख देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.42। यहाँ 2 आएगा, मैंने 2 नहीं लिखा, ज़रूरत नहीं है इसकी। इसके बाद में हम मैग्नीफिकेशन का जो दूसरा फॉर्मूला है वो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। तो इसके रेशो में हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो हमारे पास m हमने निकाल लिया अभी अभी 5 हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और हाइट ऑफ जो इमेज है वो निकल जाएगी। तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी आ सकती है क्योंकि ये मैंने पॉइंट के बाद वाला एक जो नहीं लिया, लेकिन ये आंसर बिल्कुल सही है। आप ये लिखेंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। यानी कि जो हाइट होगी इमेज की वो 2 सेंटीमीटर होगी, और जो इमेज बनेगा यानी कि वो छोटा बनेगा क्योंकि आपका जो है उसमें इससे बड़ा साइज़ है। इसके आगे बात करते हैं, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना था। तो इसमें संतुलित करने के लिए दोनों तरफ जो हाइड्रोजन है उतने ही इधर हाइड्रोजन होने चाहिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 बना दिए, और यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है तो यहाँ पे भी क्लोरीन को 2 बना दिया। यहाँ पे भी सोडियम आपके 1 था और इधर सोडियम आपका 1 था, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 हैं और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन 2 हैं और एक हाइड्रोजन इधर भी है, तो 3 हाइड्रोजन हो गए। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे 2 लग जाएगा। इसी तरह से सी क्वेश्चन है CH4, इसमें आपको बैलेंस करने के लिए O2 लगाना पड़ेगा और इधर 2H2O लगाना पड़ेगा। चौथे क्वेश्चन में बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 4Na यानी कि सोडियम होना चाहिए, फिर इधर आपका 2Na आप बना देंगे इसको, तो ये भी आपका मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, जो कि 4 इधर भी है। तो इस तरह से बैलेंस होता है। बैलेंस मतलब ये करना है, ये तरीका नहीं है बैलेंस करने का। बैलेंस करने का तरीका जो है उसको आपको वीडियो से समझना पड़ेगा, उसको मैं बाद में समझा दूंगा। तो इसी तरह से नीचे वाला जो है इंग्लिश मीडियम के लिए वो सेम टू सेम वैसे ही करना है आपको। इसके बाद में आपका एक कॉपर के लाल भूरे चूर्ण का चित्र में दिखाया गया है। तो ये चूर्ण के बारे में पूछा गया है, क्या है ये? तो कॉपर आपका ये क्या है, इसका नाम लिख दिया है आपका जो है कॉपर पाउडर है। ये यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, कॉपर पाउडर है। और ये दूसरा जो मिट्टी का बर्तन है ये चाइना डिश है। इसके बाद में इसमें होने वाली अभिक्रिया का नाम क्या है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी कि आपका ऑक्सीडेशन है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पूछा गया है, क्रिया के लिए संतुलित समीकरण देना है। तो क्रिया का जो संतुलित समीकरण है वो यहाँ पर गिवन है, जो कि कॉपर है आपका ऑक्सीजन से कांटेक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। और फिर आपको एक इक्वेशन लिखनी है कि जब वो हाइड्रोजन से फिर से रिएक्शन कराया जाए उसका तो क्या होगा? तो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो वापस से कॉपर आपका बन जाएगा और जो वाटर है वो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में ऐसे ही लिखनी है। इसके बाद में 23वें क्वेश्चन की बात करें तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं? 3 प्रकार के दृष्टि दोषों के नाम लिखिए। इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है ये बताना है आपको। तो दृष्टि दोष जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें निकट दृष्टि दोष है और उसके इंग्लिश में यहाँ पे हमने लिख दिया है। साथ ही साथ उपाय यहाँ पे लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष या अदूरदर्शिता यानी कि मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस को अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस से दूर किया जा सकता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए दोनों के लिए लिखा हुआ है। दीर्घ दृष्टि दोष दूसरा है, जिसको हाइपर मायोपिया बोल सकते हैं, लंबी साइटनेस या दूर साइटनेस बोल सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इसका उपाय भी लिख दिया है, दूरदृष्टि को उपयुक्त क्षमता के आभासी यानी उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स मिरर से हम दूर कर सकते हैं। और तीसरा जो है जरा दृष्टि दोष यानी प्रेसबायोपिया, तो इसमें आपका जो है उपाय बता दिया गया है। इसमें भी आपको उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स मिरर से आपको आसानी होगी देखने में। तो ये इसके आंसर्स हैं। इसके बाद में आते हैं 24वें क्वेश्चन पे। 24वें क्वेश्चन में कार्बन के अत्यधिक यौगिक निर्माण के 4 कारण लिखने थे इसमें। तो मेरे हिसाब से तो 2 कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपका है कैटेनाइजेशन और टेट्रावैलेंसी।
तो इसको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में लिखा है और यहाँ पे नीचे इसको हिंदी में लिख दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी मेरे को दो और मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने इसलिए दो नहीं लिखे, 4 कारण पूछे हैं, दो ही लिखे हैं। बाकी आपको अगर लगता है बुक से रेफ़र करना चाहें तो इसी में, क्योंकि इसी ये दो ही मेन हैं जिनके ऊपर ये पूरा कार्बन डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक भी हो सकती है, 4 की जगह 2 की जगह 4 लिख दिया गया हो। और ऑप्शन में है एल्काइन जो है क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखना है और सबसे सरल एल्काइन का नाम और संरचना सूत्र भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका और ऑप्शन में नीचे आंसर है एल्काइन वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है, और इसका जो प्रथम या सबसे सरल जो श्रेणी का है वो है एसिटिलीन। ठीक है, या उसको एथाइन होता है, एथाइन बोलते हैं। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। ठीक है, ये यहाँ पर इस एसिटिलीन है और इसका जो फॉर्मूला होता है C2H2 होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी यही चीज़ मिल जाएगी, एल्काइन इज ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एसिटिलीन इज़ द सिंपलेस्ट अल्काइन, ये पूछा गया था, यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था। और उसका आप फिगर यही बनाएंगे, फॉर्मूला आपको यही लिखना है, उसका सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला। ठीक है, इसके आगे की बात करें, गोलीय दर्पण के ध्रुव प्रधान अक्ष वक्रता केंद्र फोकस और फोकस दूरी को परिभाषित करनी है, तो ये तो आपके बुक में भी है और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ, ये रहा सारा का सारा। ठीक है, मौका यहाँ पे सारी डेफिनेशन है आपके सामने और इसके नीचे जो है ये डायग्राम है, इससे आप उस पूरी जैसे फोकस कहाँ होता है, सी कहाँ होता है, पी कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, तो इसको आपको याद भी रखना है। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम के लिए पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड फोकल लेंथ, इन सभी की डेफिनेशन यहाँ पे दे दी गई है, आप इसको आराम से रेफ़र कर सकते हैं या बुक से भी रेफ़र कर सकते हैं। और ऑप्शन में आपके जो पूछा गया है उसको देख लेते हैं, तो और ऑप्शन में पूछा गया प्रतिरोध किसे कहते हैं, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस एंड व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो यहाँ पर हम नीचे आए तो इसका आंसर जो मैंने दे रखा है आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए चालक जो है वह गुणधर्म है जिसके कारण वह उसमें से प्रवाह होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो उसमें उसका जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है उस पर डिपेंड करता है, लंबाई पे डिपेंड करता है और आपका चालक के पदार्थ की प्रकृति पे। इसी तरह से इंग्लिश के लिए रेजिस्टेंस इज़ डिफाइंड एज एन अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, जैसे जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ए की बात करी गई है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल की बात करी गई है एंड रेजिस्टिविटी ऑफ जो चालक की प्रकृति के बारे में भी बात की गई है। ठीक है, वो कितना रेजिस्ट करता है, कितना विरोध करता है, वो उसके ऊपर है। जैसे कि आपका नेचर अलग है कि आप कितना गुस्सा करते हैं, किसी और का नेचर अलग होता है, तो इस तरह से वो कितना कैसा मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं 26वें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इस बोट जो आपके सामने डायग्राम है इसका पूरा का पूरा आपको जो चित्र है उसके नाम लिखने थे। तो एक पॉइंट पे आपका आता बल्ब, दूसरा आता कुंजी की यानी कि बटन, उसके बाद में एनोड है आपका, और ये है आपका जो जार है या बीकर जो बोल सकते हैं आप ग्लास का, और ये जो नीचे है ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्यों है कि सॉल्ट सॉल्यूशन से यहाँ पर दिखाया गया है कि आपकी जो बल्ब है ये चार्ज होती है या नहीं होती है बैटरी के थ्रू, तो ये होती है, बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए। संतृप्त और असंतृप्त में आपको 5 अंतर बताने हैं, तो यहाँ पे दुनिया भर के अंतर लिख दिए। संतृप्त में असंतृप्त में क्या होता है, फिर से संतृप्त और असंतृप्त में क्या होता है, फिर नेक्स्ट में क्या होता है, फिर नेक्स्ट में क्या होता है, फिर नेक्स्ट में क्या होता है। इस तरह से हमने लगभग 5 आंसर आपके सामने 6 आंसर दे दिए हैं, तो ये सारे आपके आंसर्स हैं, आप इसको आराम से उतार सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर टेबल के थ्रू बता दी गई है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ये पूरा देख सकते हैं आप, आराम से देख लीजिए, इसका ये पोर्शन जो बचा हुआ है ये है। उसके बाद में आपको मैं आपका जो पासवर्ड है वो बता देता हूँ। तो पासवर्ड जो है आपका 423 है, 423 423। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको देख लेते हैं। तो 27वां जो क्वेश्चन है उसको बात करते हैं जीव विज्ञान का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। द नंबर ऑफ चैम्बर इन हार्ट ऑफ द फिश इज़ 2
और उसके बाद में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्राशय जो है, टेस्टिस जो है वो मादा का नहीं होता, नर का होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें 29वें क्वेश्चन की, तो मेंडल ने अपने प्रयोग में के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो मटर का किया था। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं अभी के बोर्ड पेपर में सभी बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सूर्य है पृथ्वी पर, और कोई नहीं है जो मेन है। इसके अलावा ये तो कोयला, लकड़ी और विद्युत जो है ये डिपेंडेंट है बहुतों पे। उसके बाद में आपका मेन जो यहाँ पे सन कर देना है, वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी क्या है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बात करें, फिलअप्स करने थे आपको, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होगा, सनलाइट जो है वो आवश्यक होगी। तो यहाँ पे आप ब्लैंक स्पेस में सनलाइट भर देंगे। जनन क्या है, तो प्रत्येक जीव के अपने समान ही नया जीव संतति उत्पन्न करता है, इससे इसी क्रिया को हम जनन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में भी लिखा गया है, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इसके बाद में 34वां क्वेश्चन है, पौधों का परागण जो है आपको बताना है। तो परागण, पौधों का परागण जो है पोलियन ग्रेन्स का नर भाग और परागकोश यानी कि एंथर से मादा भाग यानी कि स्टिग्मा पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। अगर आप इंग्लिश वर्ड निकाल दे तो ये पूरा हिंदी वर्ड बन जाएगा। तो पोलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से आपको आदर्श विलयन के जो है विशेषताएं बतानी थी। तो यहाँ पर जो है आदर्श विलयन ये क्या होता है, इसकी कीमत कम होनी चाहिए, ये साफ ईंधन होना चाहिए, इसमें कोई विषैली गैस नहीं उत्सर्जित होनी चाहिए, दहन के पश्चात कोई राख नहीं बचनी चाहिए। ये आप सब लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस शुड बी लेस एक्सपेंसिव, महंगा कम होना चाहिए, इस शुड बी इजीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, इस प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इससे हीट ज़्यादा निकलनी चाहिए, आँच ज़्यादा निकलनी चाहिए, आग ज़्यादा निकलनी चाहिए, और कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली, तो इसको कहीं भी ले जाना लाना आसान हो, और इट हैज़ हाई क्लोरिफिक वैल्यू, इसकी CL वैल्यू जो हो, CV जो है ज़्यादा हो, CV भी लिख सकते हैं छोटे शॉर्ट फॉर्म में। और उसके बाद में इट शुड बर्न्स ईजिली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। इसी के और में है बायोगैस के दो लाभ जो आपको बताने हैं। तो इसका और ऑप्शन जो है यहाँ पर देख लेते हैं। तो बायोगैस जो है गोबर गैस है, पर्यावरण के अनुकूल है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है, ये इसका लाभ है। और जो है बायोगैस उपलब्ध होने पर खाना पकाने में लगने वाली लकड़ी जो है उसको हम कम से कम उपयोग कर सकते हैं और पेड़ पौधों की बचत हो जाती है। इसी तरह से बायोगैस इज़ इको फ्रेंडली होता है, और जनरेशन रिड्यूसेस सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन इसको करता है, ठीक है ना, ये रिड्यूस कर देता है। और बायोगैस जनरेशन जो है प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी इससे बनती है। ये सिंपल और लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं। हेल्दी कुकिंग का अल्टरनेटिव एक डेवलपमेंट आइडिया है, और जो डेवलपिंग एरिया है जहाँ पे विकास हो रहा है वहाँ पर अगर लकड़ी जलाएंगे तो विकास में वृद्धि नहीं होगी, उसको पिछड़ा माना जाएगा, तो वहाँ पे भी एक अच्छा साधन है। आगे है, हमारी गतिविधियाँ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, हाउ आवर एक्टिविटीज़ एंड अफेक्ट द एनवायरनमेंट हाउ, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है हमने लिख दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। सिंपल सिंपल वर्ड्स में हमने जितने ट्राई किए हैं आपके लिए सारे आंसर्स सिंपल वर्ड में दिए हैं। पासवर्ड मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसको आपने नोट कर लिया होगा। आगे यहाँ के सॉल्यूशन के बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका पूछा गया जैव भू रसायन का चक्र क्या है, तो ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें आपकी हर चीज़ शुरू वहीं से होती है और ख़त्म भी वहीं होता है। जैसे कि समुद्र में पानी है, पानी पहले वाष्प बनता है, वाष्प बन के आकाश में बादल बनते हैं, बादल से वापस वर्षा होती है, वर्षा से वो नदियों में और तालाबों में जाता है, और वहाँ से धीरे धीरे वो वापस समुद्र में चला जाता है। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका 37वां जो क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो यहाँ पे नीचे हमने चित्र दे रखा है, और मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो दोनों चित्र आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले तो आपको इसको कंपेयर करा दिया है मैंने, मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। उसके अलावा फिर आप इसके और पोर्शन में जाएंगे तो ये मानव का उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूछा है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सामने है। तो इससे क्या होता है, आसानी होती है याद करने में। आगे बात करें हम
38 नंबर में तो आमाशय में भोजन के पाचन का आपको वर्णन करना है, डाइजेशन ऑफ फूड को। तो यहाँ पे हमने बहुत ही आसान शब्दों में जो है इसको समझाने की कोशिश की है। बुक से डिफरेंट लिखा है लेकिन 100% आंसर सही है। आप चाहें तो इसको अपने टीचर से चेक करा सकते हैं, बट इसमें कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ये हमारा दावा है। हम भी जानते हैं इस चीज़ों को, क्योंकि हम आज से पेपर नहीं बनाते हैं इसका सोल्यूशन, ये बहुत सारे बोर्ड्स के बनाते हैं। तो आपको पता होगा, विश्वास भी होगा कि हम जो देते हैं वो सही होता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे आंसर आपको लिखने हैं। और इसके बाद में ये पूरा का पूरा जो है इसमें आपका अवशोषण हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, समावेश एसिमिलेशन हो जाएगा और मलत्याग यानी इंजेक्शन हो जाएगा। इस तरह से इसी का इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। सेम चीज़ जो ऊपर बताई गई है वही चीज़ यहाँ पर भी नीचे बताई गई है, तो आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। यहाँ तक है आपका कंप्लीट। और यहाँ पे दिया भी है स्टेप को कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, इस तरह से स्टेप्स भी बनाए हुए हैं। अब नेक्स्ट और पार्ट में है पेट में प्रोटीन का पाचन, जो है आपको बताना है कि प्रोटीन कैसे पचता है। तो प्रोटीन को पचने के लिए ये सब नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है तो पचता है, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम के लिए भी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख दिए हैं। ऐसा नहीं है कि कम लिखा गया है, ये जो लिखा है बहुत ही सही सटीक लिखा गया है। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है बिल्कुल। चाहे नंबर आपके चार क्वेश्चन 4 नंबर का हो या 5 नंबर का हो या 10 नंबर का हो, मैक्सिमम आपका इतना ही लिखना होगा। आगे बात करें, मेंडल के अनुमान जो योगदान है उसको बताना था, कंट्रीब्यूशन को, और दोहरा निषेचन क्या है उसको बताना था। तो मेंडल का जो है योगदान यहाँ पे हमने लिख दिया है। आप चाहें तो अपनी बुक से रेफ़र कर सकते हैं और हमारे यहाँ पर जो लिखे गए हैं इनको भी आप देख सकते हैं। जो आपको सही लगे उसको आप याद कर सकते हैं। इसी का और पार्ट जो है दोहरा निषेचन, तो उसको क्या देख लेना है हमें। तो उसमें क्या है, ये रहा वो और पार्ट जिसमें दोहरा निषेचन लिखा गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही शुद्ध शुद्ध साफ साफ शब्दों में जो है इसको दर्शाया गया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड हैं, जो बायो के वर्ड होते हैं वो थोड़े से यूज़ करने में दिक्कत करते हैं, लेकिन होते अच्छे हैं, तो इनको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और इसका जो एंडोस्पर्म का विकास कैसे होता है ये भी उसमें बता दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन को इंग्लिश में जो लिखना था, तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में इंग्लिश में बता दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो डायग्राम है अगर आप बना देंगे तो बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। तो इस तरह का आप डायग्राम एक बना दें, जो है आप मेचर फ्लावर का, और चाहें तो आप डबल जो है आपका इसका भी बना सकते हैं। तो ये आपका पूरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। पासवर्ड वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, मैंने बता दिया जैसे कि सेट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, सेट 2 अपलोडेड हो रहे हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पे आप जा करके जैक बोर्ड की 10th क्लास की प्लेलिस्ट को खोल करके सब कुछ देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।